दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। जिले के नौहट्टा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहनपुर में नवनिर्मित जीविका भवन का भव्य उद्घाटन आज उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, आईएएस डायरेक्टर पुलक कुमार, जिला परियोजना प्रबंधक जीविका आलोक कुमार मिश्रा एवं अन्य अतिथियों के कर कमलों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में जीविका दीदियों, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि जीविका भवन का निर्माण ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि जीविका दीदियां केवल स्वयं सहायता समूहों तक सीमित न रहें, बल्कि सामूहिक उद्यमों एवं उत्पादन आधारित गतिविधियों को अपनाकर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम करें। पटना, राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को मजबूत करते हुए परिवहन विभाग 50 नई पिंक बसें चलाने जा रहा है। इन बसों को चलाने के लिए इच्छुक महिलाओं को लाइट मोटर व्हीकल LMV और हेवी मोटर व्हीकल HMV का प्रशिक्षण दिया जाएगा और ट्रेनिंग के बाद उन्हें रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा। ये जानकारी परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने बुधवार को सूचना भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां सभी जिलों में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS लागू किया जाएगा। इसके तहत गांवों से लेकर शहरों तक 500 चिन्हित स्थानों पर ओवरलोडिंग, रेड लाइट जंपिंग, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने जैसे उल्लंघनों पर स्वचालित चालान जारी किए जाएंगे। बिहार के नया वार छिड़ा हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM के सूबेदार अख्तरुल ईमान ने RJD के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव के सामने एक बड़ी मांग रख दी है। ईमान का कहना है कि पुरानी वफादारी और राज्यसभा चुनाव में दिए गए समर्थन के एवज में RJD उनके एक मोहरे को विधान परिषद MLC की कुर्सी तक पहुंचाए। लेकिन अंदर खाने से खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव ने इस प्रपोजल को सिरे से खारिज कर दिया है। तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर अपनी पक्की सीट 5 विधायकों वाली AIMM की झोली में डालकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहते। RJD के रणनीतिकारों को अच्छे से मालूम है कि अगर ओवैसी की पार्टी को इस महागठबंधन में जरा भी जगह दी तो भविष्य में वो सीमांचल की सीटों पर अपना कब्जा दावा ठोक देगी। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी के बीच मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 12 घंटों के भीतर केरल पहुंच सकता है। इसके साथ ही केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में अगले 6 से 7 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम, मध्य, पूर्वी और दक्षिण भारत के कई राज्यों में आंधी, गरज चमक और बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं बिहार में 5 से 9 जून, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 7 से 9 जून और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 से 9 जून के बीच लू चलने की आशंका है। असम, मेघालय और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में गर्म और उमस भरा मौसम बना रह सकता है। व्यावसायिक LPG सिलेंडर की लगातार बढ़ती कीमतों का असर अब होटल, रेस्तरां, मिठाई दुकानों और अन्य खाद्य कारोबारों पर साफ दिखाई देने लगा है। पिछले कुछ महीनों में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे कारोबारियों की लागत बढ़ गई है और गैस की खपत में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। फरवरी महीने में 19 किलोग्राम का व्यावसायिक LPG सिलेंडर करीब 2010 रुपये में मिल रहा था, जो अब बढ़कर 3421 रुपये तक पहुंच गया है। यानी कुछ ही महीनों में इसकी कीमत में लगभग 70% की वृद्धि हुई है। बढ़ती कीमतों का सीधा असर व्यवसायों की संचालन लागत पर पड़ा है। बिहार में जून की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए भीषण लू और खतरनाक गर्मी की चेतावनी जारी की है। आज यानी 6 जून को बिहार का मौसम 2 अलग अलग रंग दिखाने वाला है। एक तरफ उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में आंधी और हल्की बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं दक्षिण बिहार में सूरज की तपिश लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य में फिलहाल गर्मी से स्थायी राहत मिलने के कोई संकेत नहीं है। उल्टा अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। इसके बाद 5 जून से दक्षिण पश्चिम बिहार के जिलों में भीषण हीटवेव का दौर शुरू होने की आशंका जताई गई है। ऐसे में दिन के समय घर से बाहर निकलना लोगों के लिए चुनौती बन सकता है।
पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु पर गुरुवार की सुबह एक बार फिर ट्रैफिक व्यवस्था पूरी एल और हाजीपुर से पटना आने जाने वाले यात्रियों को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा। कार्यालय जाने वाले कर्मचारी, छात्र, मरीज और आम यात्री जाम में फंसकर बेहाल हो गए। सुबह के समय वाहनों का दबाव अचानक बढ़ने के कारण गांधी सेतु पर यातायात की रफ्तार पूरी तरह थम गई। कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। कहीं बसें फंसी थीं तो कहीं ट्रक, पिकअप, ऑटो और निजी वाहन धीरे धीरे सरकते दिखाई दे रहे थे। देखते ही देखते पूरा सेतु जाम की गिरफ्त में आ गया और दोनों ओर वाहनों का सैलाब उमड़ पड़ा। पटना हाईकोर्ट ने सहरसा जिले के महर्षि प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय बलुआहा में मिड डे मील खाने के बाद 150 से भी अधिक छात्रों के तबीयत खराब होने पर आज पुनः सुनवाई की। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने इस गंभीर मामले पर स्वयं संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। कोर्ट बिहार सरकार के निर्देशक एमडीएम पीएम पोषण द्वारा दायर जवाब से संतुष्ट नहीं था। कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों व अधिकारियों से विचार विमर्श कर पुनः हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने भागलपुर स्थित आरएफएसएल के निर्देशक को पार्टी बनाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि 189 स्कूली छात्रों का जीवन मिड डे मील खाने से खतरे में पड़ा, लेकिन आरएसएफएल भागलपुर ने फूड सैंपल का जांच नहीं किया। कोर्ट ने निर्देशक आरएसएफएल बुर को ऑनलाइन अगली सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया। आरा देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों एनएच पर विगत 10 अप्रैल से कैशलेस पेमेंट के आदेश के बावजूद पटना बक्सर फोरलेन एनएच 922 के कुल्हड़िया टोल प्लाजा पर नगद लेकर वाहनों को छोड़ा जा रहा है। इस कारनामे से एक ओर जहां एनएचएआई और सरकार के राजस्व को नुकसान हो रहा है, वहीं टोल एजेंसी मालामाल हो रही है। मंगलवार की दोपहर बालू लदे ट्रकों से नगद पैसे लेकर टोल प्लाजा से छोड़ते टोल कर्मियों का फोटो और वीडियो कैमरे में कैद हो गया। पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त हो रहे चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू का विदाई समारोह शताब्दी हॉल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जज, अधिवक्तागण, एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा, अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार, सरकारी वकील प्रशांत प्रताप आदि इस समारोह उपस्थित हुए। इनके अलावे चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू के परिवार के सदस्यगण भी उपस्थित थे। इनका जन्म 5 जनवरी 1964 को हुआ था। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा नुआ बाजार हाई स्कूल कटक से पास किया। स्टीवर्ट साइंस कॉलेज कटक से आईएससी और बीएससी पास किया। उड़ीसा राज्य बार काउंसिल में 26 नवंबर 1989 को एडवोकेट के रूप इनरोल कराया। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी जिले में मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर बड़े पैमाने पर कथित फर्जीवाड़े का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। चुनावी व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करने वाले इस मामले में एक बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर और साइबर कैफे संचालक की कथित सांठगांठ सामने आई है। आरोप है कि दोनों मिलकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे थे और इसके एवज में प्रति आवेदन 200 रुपये वसूल रहे थे। बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कदमकुआं थाना क्षेत्र के मुसल्लहपुर स्थित प्रसिद्ध खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर पर पटना पुलिस की टीम ने अचानक दबिश दी है। कोचिंग संस्थान में हुए एक बड़े विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस की टीम तुरंत हरकत में आई और सीधे घटनास्थल पर पहुंच गई। वायरल वीडियो के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पटना पुलिस ने खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर से 2 व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को थाने ले जाया गया है, जहां उससे गहन पूछताछ की जाएगी। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे विवाद की मुख्य वजह क्या थी और वीडियो में दिख रहे घटनाक्रम के पीछे किन लोगों का हाथ है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को औपचारिक घोषणा कर दी कि मानसून केरल पहुंच चुका है। दक्षिण भारतीय राज्य में पिछले कई दिनों से बारिश का दौर चल रहा था, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर मानसून की एंट्री हो गई। खास बात यह है कि सामान्य तारीख 1 जून थी, लेकिन मानसून 4 दिन की देरी से पहुंचा। शुरुआती अनुमान था कि 26 मई तक दस्तक दे सकता है, फिर 30 मई तक का इंतजार बताया गया, लेकिन आखिरकार 5 जून के आसपास बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पत्तनमथिट्टा, इडुक्की और त्रिशूर जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। हवाएं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। उत्तर पश्चिम भारत के उन राज्यों के लिए यह राहत की खबर है जो भीषण गर्मी से जूझ रहे थे। भोजपुर जिले के उद्वंत नगर प्रखंड के कारीसात स्थित बाणासुर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में अब मत्स्य क्षेत्र को नई जान मिलने वाली है।
बिहार सरकार के डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना को हरी झंडी दे दी है। ये महत्वाकांक्षी परियोजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के गैर लाभुक अवयव के तहत बनेगी। इस एक्वा पार्क के लिए कुल 31,20,92,000 रुपये की भारी भरकम राशि मंजूर कर ली गई है। बाणासुर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में स्थापित होने वाला यह पार्क आधुनिक मत्स्य अवसंरचना का नया मॉडल बनेगा। यहां मत्स्य उत्पादन को कई गुना बढ़ाने, उन्नत तकनीक मुहैया कराने और स्थानीय मत्स्य पालकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं देने का खाका तैयार किया गया है। इस परियोजना से भोजपुर जिले में मत्स्य पालन को तकनीकी और कारोबारी ताकत मिलेगी। पटना सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के भावी प्रत्याशी आनंद पुष्कर ने बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से एक शिष्टाचार मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने बिहार के सभी कोटि के विशिष्ट शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े गंभीर मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। इसके साथ ही शिक्षकों की प्रोन्नति, प्रधानाध्यापक सहित वेतन संरक्षण, वेतन विसंगति को दूर करने, वार्षिक वेतन वृद्धि और वित्तीय उन्नयन के लाभ प्रदान करने जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर भी दोनों नेताओं के बीच विस्तृत और गंभीर चर्चा हुई। इन सभी मांगों और समस्याओं को सुनने के बाद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बेहद सकारात्मक रुख अपनाया। मंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार शिक्षकों के हितों को लेकर पूरी तरह गंभीर है और बहुत जल्द इन सभी लंबित कार्यों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संबंध में विभागीय प्रक्रिया तेजी से चल रही है और जल्द ही शिक्षकों को इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। सुपौल भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के आलोक में गुरुवार 4 जून 2026 को सुपौल के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सावन कुमार द्वारा ईवीएम एवं वीवीपैट वेयरहाउस का त्रैमासिक आंतरिक निरीक्षण किया गया। नियमों के मुताबिक वेयरहाउस का हर महीने बाहरी निरीक्षण और प्रत्येक 3 माह पर इसे खोलकर भीतर की व्यवस्थाओं का आंतरिक जायजा लेना अनिवार्य होता है। इसी कड़ी में पूर्वाह्न 10:30 बजे जिलाधिकारी खुद अपनी टीम के साथ वेयरहाउस पहुंचे और तय मानकों के तहत जांच प्रक्रिया की शुरुआत की। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने वेयरहाउस में रखी गई सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के रखरखाव की गहन समीक्षा की। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर यह बारीकी से परखा कि सभी संवेदनशील उपकरण पूरी तरह सुरक्षित स्थिति में हैं या नहीं। इसके साथ ही मशीनों के बेहतर संरक्षण के लिए तय किए गए सभी आवश्यक प्रशासनिक और तकनीकी मानकों के अनुपालन की भी ऑन स्पॉट जांच की गई। गायजी बिहार के गया में एक परिवार की 5 बेटियां बिहार पुलिस में सफल हुई हैं। एक परिवार से 5 बेटियों की सफलता में साबित कर दिया है कि अब लड़कियां किसी से कम नहीं। सबसे खास बात यह है कि सरकारी स्कूल या आसपास में कोचिंग के अभाव के बीच ऑनलाइन पढ़ाई करके ही इन बेटियों ने इस तरह की सफलता का अध्याय गढ़ दिया। अब यह सफलता एक मिसाल बन गई है। एक परिवार की 5 बेटियों के बिहार पुलिस में सिपाही बनने के बाद हर कोई सुनकर हतप्रभ रह जा रहा है। वही परिवार के लोगों का कहना है कि पहले हम लोग बेटों को ही पढ़ाते लिखाते थे, किंतु अब हमने बेटियों में भी बड़ा भविष्य देखा है। यही वजह है कि आज हमारे घर की 5 बेटियां बिहार पुलिस में सिपाही बनी। इस सफलता पर पूरे परिवार को जहां गर्व है, वही यह परिवार आज बिहार में एक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुल्हिन बाजार प्रखंड के उलार स्थित ऐतिहासिक सूर्य मंदिर परिसर में धार्मिक दौरा किया। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्होंने भगवान भास्कर सूर्य देव की पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर का जायजा भी लिया और वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के ऐतिहासिक उलार्क धाम के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार द्वारा कई अनगिनत कार्य किए गए हैं, जिसका परिणाम आज सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस ऐतिहासिक धरोहर की भव्यता और पर्यटकों की सुविधाओं को लेकर सरकार हमेशा प्रतिबद्ध रही है। पटना भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शुक्रवार को पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उनका भव्य और ऐतिहासिक स्वागत किया गया। इस मौके पर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के साथ हाल ही में नवनिर्वाचित हुए सभी प्रदेश पदाधिकारियों और भारी संख्या में और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के साथ पहली गेट टुगेदर बैठक पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नवनिर्वाचित प्रदेश पदाधिकारियों के साथ पहली बार एक अनौपचारिक गेट टुगेदर और सामूहिक बैठक की।
प्रदेश कार्यालय के सभागार में आयोजित इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नए पदाधिकारियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना था। बैठक के शुरुआती सत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी नवनियुक्त नेताओं को उनकी नई सांगठनिक जिम्मेदारियों के लिए बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आई है। 5 देशरत्न मार्ग को सीएम आवास से अलग कर दिया गया है। बीते दिनों इस बंगला को सीएम आवास एक अणे मार्ग के साथ विस्तारित अंश के रूप भवन निर्माण विभाग द्वारा चिन्हित किया गया था। अब भवन निर्माण विभाग ने नया आदेश जारी कर पिछले आदेश को निरस्त करते हुए 5 देशरत्न मार्ग को एक अणे मार्ग अलग करने का आदेश जारी किया है। भवन निर्माण विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, बिहार के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास 1 अणे मार्ग लोक सेवक आवास अणे मार्ग पटना का मरम्मत कार्य रेनोवेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग द्वारा जारी ताजा कार्यालय आदेश के अनुसार यह प्रतिष्ठित सरकारी बंगला अब पूरी तरह से तैयार है। मरम्मत का काम खत्म होने के बाद अब इसे दोबारा मुख्यमंत्री के आवासन रहने के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। पटना, बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में आज 4 जून 2026 को निगरानी की मुख्यालय टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना जिले के फुलवारी शरीफ प्रखंड अंतर्गत मैनपुरंदा पंचायत के राजस्व कर्मचारी राणा रणविजय गोपाल को 35,000 रुपये और उसके दलाल गुड्डू कुमार अनीसाबाद निवासी को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया। दोनों को मैनपुरंदा पंचायत भवन से घूस की रकम के साथ गिरफ्तार किया गया है। अतिक्रमण हटाने की रिपोर्ट देने के एवज में मांगी थी घूस। इस मामले को लेकर पटना जिले के बिक्रम थाना अंतर्गत गोरखरी गांव निवासी प्रवीण कुमार सुमन ने निगरानी ब्यूरो में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। परिवादी का आरोप था कि उनके प्लॉट से 100 मीटर दूर मुख्य सड़क पर स्थित 4 घरों का अवैध अतिक्रमण हटाने से संबंधित रिपोर्ट तैयार करने के एवज में राजस्व कर्मचारी और दलाल द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी। शिकायत मिलने के बाद निगरानी ब्यूरो ने मामले का गोपनीय सत्यापन कराया, जिसमें घूस मांगे जाने का प्रमाण पूरी तरह सही पाया गया। पटना, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक निजी अस्पताल में आग लगने की भीषण घटना पर राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने गहरा दुख व्यक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी शोक संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और पीड़ित परिवारों को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। स्वास्थ्य मंत्री ने राहत कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के विशेष निर्देश पर इस अग्निकांड के मृतकों के आश्रितों को तत्काल 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह अनुदान राशि प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही हादसे में झुलसे और घायल हुए लोगों के समुचित इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय जिला प्रशासन को सभी आवश्यक कदम उठाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। घायलों के उपचार के लिए मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल सहित अन्य स्थानीय स्वास्थ्य संस्थानों के अलावा राजधानी पटना में भी पर्याप्त। राजधानी पटना से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत के बिहार दौरे को लेकर आयोजित एक हाई प्रोफाइल सुरक्षा बैठक में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। पटना एयरपोर्ट परिसर के स्टेट हैंगर में चल रही इस महत्वपूर्ण बैठक के बीच बिहार कैडर के 2011 बैच के चर्चित आईएएस अधिकारी ने पहुंचकर न सिर्फ हंगामा किया, बल्कि नियमों को दरकिनार करते हुए वहां मौजूद वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। आईएएस की इस हनक के बाद अधिकारियों को बैठक बीच में ही छोड़नी पड़ी। गौरतलब है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को देश भर में Z+ सुरक्षा और एडवांस्ड सिक्योरिटी लिएजोन कवर मिला हुआ है। प्रोटोकॉल के मुताबिक उनके किसी भी राज्य के दौरे से 72 घंटे पहले सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद तैयारी के लिए एक विशेष बैठक बुलाई जाती है। इसी कड़ी में पटना के स्टेट हैंगर में आयोजित इस हाई लेवल मीटिंग में पटना के एसपी एडमिन, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, डिस्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल ऑफिसर, ट्रैफिक डीएसपी और सीआईएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट जैसे कई शीर्ष अधिकारी भावी रोडमैप तैयार करने के लिए मौजूद थे। सुपौल, जोगबनी सहरसा रेलखंड के यात्रियों को बेहतर और सुलभ रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। सुपौल रेल संघर्ष समिति के संयोजक पवन कुमार अग्रवाल ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सुपौल के स्थानीय सांसद दिलेश्वर कामैत और पूर्व मध्य रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान इस बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकृष्ट कराया है। समिति का कहना है कि क्षेत्र के विकास और यात्रियों की सहूलियत के लिए इस रेलखंड पर नई समय सारणी के साथ ट्रेनों का परिचालन बेहद जरूरी है। रेल संघर्ष समिति के संयोजक के अनुसार
जोगबनी से सहरसा और सुपौल होते हुए दानापुर पटना तक एक रात्रिकालीन ट्रेन का परिचालन आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। इस रूट पर रात में ट्रेन सेवा शुरू होने से कोसी और सीमांचल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न जिलों के लाखों यात्रियों को सीधे तौर पर बड़ी राहत मिलेगी। खासकर उच्च शिक्षा के लिए पटना जाने वाले छात्रों, इलाज के लिए जाने वाले मरीजों, रोजगार की तलाश में भटक रहे युवाओं और बड़े व्यवसाय से जुड़े हजारों व्यापारियों को इस सीधी सेवा का सीधा लाभ प्राप्त होगा। पटना ऋषुश्री प्रकरण की जांच में बरती जा रही कथित शिथिलता और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न होने को लेकर बिहार कांग्रेस ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बिहार प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन सह मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने इस पूरे मामले पर कड़ी आपत्ति और आश्चर्य जताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इतने बड़े हाई प्रोफाइल केस में 6 आईएएस अधिकारियों का नाम खुले आम सामने आने के बावजूद मात्र 2 आईएएस को सस्पेंड किया गया है, जो इस महाघोटाले पर पर्दा डालने और महज खाना पूर्ति करने की कवायद प्रतीत होती है। सरकार की कार्यप्रणाली को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने एक वरिष्ठ अधिकारी की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सेवा विस्तार श्रृंखला के तहत आने वाले आईएएस अधिकारी आनंद किशोर को करीब 1 दशक 10 साल से एक ही महत्वपूर्ण पद पर बनाए रखा गया है और उन्हें लगातार सेवा विस्तार दिया जा रहा है। राठौड़ ने दावा किया कि इस पूरे प्रकरण में उक्त अधिकारी का नाम भी बेहद प्रमुखता से सामने आया है। इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। पटना राजधानी के सबसे व्यस्त और संवेदनशील इलाकों में से एक गांधी मैदान थाना क्षेत्र स्थित कारगिल चौक पर गुरुवार को हजारों की संख्या में छात्र और छात्राओं ने अचानक पहुंचकर उग्र प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर लामबंद हुए ये छात्र बीच सड़क पर ही कैंडल मोमबत्तियां लेकर बैठ गए। देखते ही देखते पूरा कारगिल चौक आंदोलनकारियों से पट गया, जिससे वहां मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। प्रदर्शनकारी छात्रों का मुख्य आक्रोश कोचिंग संचालकों पर हुई कानूनी कार्रवाई को लेकर था। छात्रों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए मांग की कि हाल ही में गिरफ्तार किए गए प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद सहित अन्य सभी लोगों को प्रशासन बिना किसी देरी के जल्द से जल्द रिहा करे। छात्रों का कहना था कि निर्दोष शिक्षकों और संचालकों को निशाना बनाकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ की नीति निर्धारण कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आज पटना के लोदीपुर हाउस स्थित कृष्णा कंपाउंड कार्यालय में संपन्न हुई। संघ के प्रदेश अध्यक्ष बीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पंचायत सचिवों से जुड़े कई गंभीर संगठनात्मक और नीतिगत मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से पंचायत सचिवों को अभिकर्ता एजेंट की भूमिका से मुक्ति दिलाने और कार्यस्थल पर उनके साथ हो रहे सौतेले व्यवहार को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक में अभिकर्ता से मुक्ति के विषय पर विशेष जोर देते हुए संघ के संयोजक सुनील कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष शिव गोविंद राय, संघर्ष समिति के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह एवं महामंत्री राकेश रंजन ने संयुक्त रूप से अपनी बात रखी। नेताओं ने कहा कि संघ की ये चिर परिचित मांग पिछले 3 दशकों से चली आ रही है। अब समय आ गया है कि इस मांग को अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाए, ताकि सभी पंचायत सचिव अपनी नौकरी को सुरक्षित और भयमुक्त रखकर आम जनता की सेवा पूरी निर्भीकता के साथ कर सकें। पटना भारतीय जनता पार्टी के पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण सांगठनिक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बिहार प्रदेश के नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ पहली बार विस्तृत संवाद किया। बैठक के दौरान संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, आगामी कार्य योजना को गति देने तथा जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की भूमिका को प्रभावी बनाने को लेकर बेहद सार्थक एवं सकारात्मक चर्चा हुई। इस अवसर पर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, प्रदेश संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया तथा बिहार सह प्रभारी दीपक प्रकाश भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सुपौल जिले के विभिन्न मार्गों पर संचालित यात्री बसों द्वारा यात्रियों से निर्धारित दर से अधिक किराया वसूले जाने की मिल रही शिकायतों को जिला प्रशासन ने बेहद गंभीरता से लिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर गुरुवार को जिला परिवहन विभाग की टीम द्वारा जिले के कई प्रमुख मार्गों पर औचक निरीक्षण सह विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत परिवहन विभाग के अधिकारियों ने सड़कों पर उतरकर बसों को रुकवाया और उनके भीतर चढ़कर यात्रियों से सीधे संवाद किया। जिला परिवहन पदाधिकारी डीटीओ डॉक्टर संजीव कुमार सज्जन के नेतृत्व में चली इस कार्रवाई के दौरान कुल 22 यात्री बसों की सघन जांच की गई। अधिकारियों ने बसों के भीतर जाकर यात्रियों से टिकट और किराए से संबंधित पूछताछ की,
ताकि जमीनी हकीकत और किराया वसूली के तथ्यों का भौतिक सत्यापन किया जा सके। डीटीओ ने बताया कि इस दौरान बस संचालकों को निर्धारित किराया सूची का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने तथा यात्रियों के साथ किसी भी प्रकार की आर्थिक अनियमितता नहीं करने की अंतिम और सख्त चेतावनी दी गई है। सुपौल जिले में मनरेगा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और निर्धारित लक्ष्यों को समय पर हासिल करने को लेकर गुरुवार को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समाहरणालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी के माध्यम से आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त डीडीसी सारा अशरफ ने की। इस ऑनलाइन बैठक में डीआरडीए के निदेशक अनित कुमार, मनरेगा के डीपीओ कृष्णकांत सिंह और कार्यपालक अभियंता सहित जिले के सभी प्रखंडों के कार्यक्रम पदाधिकारी, पीओ, कनीय अभियंता, जेई एवं पंचायत तकनीकी सहायक मुख्य रूप से जुड़े रहे। बैठक के दौरान डीडीसी ने मनरेगा के विभिन्न तकनीकी और व्यावहारिक बिंदुओं पर बिंदुवार विस्तार से चर्चा की। मानव दिवस सृजन की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने उन प्रखंडों के प्रति नाराजगी जताई जिनका प्रदर्शन अब तक अपेक्षाकृत कम या असंतोषजनक पाया गया है। डीडीसी ने संबंधित प्रखंडों के कार्यक्रम पदाधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिया कि वे धरातल पर चल रहे कार्यों में तेजी लाकर अपनी उपलब्धि में सुधार करें। साथ ही मनरेगा योजनाओं में ग्रामीण श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए दैनिक लेबर एंगेजमेंट में तत्काल वृद्धि सुनिश्चित करने को कहा गया। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान देश की वंशवादी राजनीति पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में संपूर्ण विपक्ष ने भारतीय राजनीति में परिवारवाद के जिस बीज को बोया था उसे आज एक विशाल बरगद के वृक्ष के रूप में विकसित कर दिया गया है। रोहित सिंह ने दावा किया कि इस वंशवादी व्यवस्था के कारण देश का आम और योग्य नौजवान खुद को पूरी तरह ठगा हुआ महसूस कर रहा है। रोहित सिंह ने देश के विकास और युवाओं के भविष्य के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा, वर्तमान भारतीय राजनीति में एकमात्र नेता जो देश के आम नौजवानों की वास्तविक चिंता कर रहे हैं और उनके उत्थान हेतु लगातार काम कर रहे हैं, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज केवल मोदी जी ही ऐसे नेता हैं जो भारत के युवाओं की समृद्धि, उनके चहुमुखी विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए ठोस व विचारणीय कार्य कर रहे हैं। पटना राज्य के पूर्व मंत्री और कांटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजीत कुमार ने प्रसाद नर्सिंग होम में हुए दर्दनाक अग्निकांड में हताहत हुए लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। इस घटना को बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए विधायक ने कहा कि इस तरह की हृदय विदारक घटना ने हम सभी को भीतर तक झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिले और इस अत्यंत कठिन व दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों को संबल और धैर्य प्राप्त हो। अग्निकांड की भयावहता को देखते हुए विधायक अजीत कुमार ने पीड़ित परिवारों की आर्थिक मदद को लेकर बड़ा कदम उठाने की वकालत की है। उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन के समक्ष पुरजोर मांग रखते हुए कहा कि प्रसाद नर्सिंग होम के अस्पताल प्रबंधन की ओर से इस अग्निकांड में जान गंवाने वाले प्रत्येक मृतक के आश्रितों परिजनों को बिना किसी देरी के 50-50 लाख रुपए का उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने घायलों के भी समुचित और मुफ्त इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही। पटना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत बिहार ने देश के मानचित्र पर एक बड़ी उपलब्धि दर्ज कराई है। राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों, डीएम के कार्यालयों एवं आवासों की छतों पर रिकॉर्ड समय में सौर ऊर्जा प्रणालियों, रूफटॉप सोलर सिस्टम की सफल स्थापना के लिए बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में गुरुवार को आयोजित भव्य राष्ट्रीय कार्यक्रम पीएम सूर्य घर के 2 वर्ष 1 करोड़ छतों तक सौर ऊर्जा का विस्तार के दौरान बिहार को सूर्य संकल्प पहल के तहत यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया। इस समारोह में बिहार सरकार की ओर से उत्तर बिहार बिजली वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक और ब्रेडा के निदेशक राहुल कुमार आईएएस ने यह गौरवपूर्ण सम्मान प्राप्त किया। पटना बिहार के न्यायिक इतिहास में कल एक नया और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ने जा रहा है। पटना हाईकोर्ट की नवनियुक्त चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय कल यानी 5 जून 2026 को अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगी। राजभवन में आयोजित एक विशेष और गरिमामय समारोह में बिहार के माननीय राज्यपाल उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे। इस उच्च स्तरीय समारोह में राज्य के कई गणमान्य लोग, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और न्यायिक जगत से जुड़ी हस्तियां शामिल होंगी। राजभवन में शपथ ग्रहण की औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद चीफ जस्टिस श्रीमती मीनाक्षी मदन राय सीधे पटना हाईकोर्ट के लिए रवाना होंगी। हाईकोर्ट परिसर पहुंचने पर परंपरा के अनुसार उनका स्वागत किया जाएगा,
जिसके बाद वे विधिवत रूप से पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस के रूप में अपना पदभार और कार्यभार ग्रहण करेंगी। उनके कार्यभार संभालते ही हाईकोर्ट में उनके नेतृत्व में न्यायिक कामकाज की एक नई शुरुआत होगी। बिहार की मोतिहारी पूर्वी चंपारण पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल में हुई करोड़ों रुपए की आभूषण चोरी का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी के सोने और डायमंड के जेवरात को नेपाल में खपाने बेचने की फिराक में लगे एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान झरोखर थाना क्षेत्र के विशुनपुर निवासी रोमन कुमार यादव उर्फ राजेश यादव के रूप में हुई है, जो अंतर्राज्यीय शटर कटवा गिरोह का सरगना बताया जा रहा है। पुलिस ने उसके पास से लाखों रुपए मूल्य के चोरी के आभूषण बरामद किए हैं। मौसम विभाग ने आज यानी शुक्रवार को बिहार के 11 जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बेतिया पश्चिम चंपारण, मोतिहारी पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, सासाराम और कैमूर भभुआ में हीटवेव की शिद्दत भारी पड़ेगी। 6 जून को इन इलाकों में भयंकर लू की चेतावनी है। बिहार वासियों के लिए ये 4 दिन जलती आग की तरह गुजरेंगे। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 5 जून के बाद भी हालात बिगड़े रहेंगे। 7 जून को दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में लू का प्रकोप बढ़ जाएगा। 8 जून को गया, नालंदा, पटना और बेगूसराय में गर्मी का सितम और भी तेज होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।